बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम नौजवानों की बात नौजवानों के साथ में आपका खुशामदीद है। मैं हूं आपका मेज़बान इमरान नाइकू। नाज़रीन, चूँकि आप जानते हैं कि हम इस प्रोग्राम में नौजवानों के साथ इंटरेक्ट करते हैं, डिफरेंट टॉपिक्स को लेकर हम बात करते हैं, डिस्कस करते हैं, और हमारा मकसद यह होता है कि हम इस प्रोग्राम के ज़रिए सोसाइटी तक एक पॉजिटिव मैसेज पहुँचा सकें। अंग्रेज़ी में कहते हैं देयर इज़ नो हेल्थ विदाउट मेंटल हेल्थ। आपकी सेहत एग्जिस्ट ही नहीं करती अगर आपकी ज़हनी सेहत मौजूद नहीं है। यानी बात कर रहे हैं हम मेंटल डिप्रेशन पे, और आज हमारा मौजू मेंटल डिप्रेशन है, यानी नौजवान नस्ल में बढ़ता हुआ ज़हनी तनाव। और इस हवाले से हमारे साथ आज 4 मेहमान हमें ज्वाइन कर रहे हैं। साथ है बिलाल बशीर साहब, जो कि ओनली कश्मीर के एडिटर इन चीफ है। साथ में ये रोज़नामा जंग के भी मुदीर आला हैं, एडिटर इन चीफ है। बिलाल साहब, आपका खुशामदीद। हमारे आज के दूसरे मेहमान हैं गाजी खुर्शीद साहब, जो कि दीनी इस्लामी स्कॉलर है। खुर्शीद साहब, आपका भी हम शुक्रिया अदा करते हैं और खुशामदीद आपका प्रोग्राम में। हमारे आज के तीसरे मेहमान हैं इरफान अहमद यत्तू साहब, जो कि बडिंग जर्नलिस्ट है, रोजनामा राइजिंग कश्मीर के रिपोर्टर हैं। इरफान साहब, आपका भी हम खुशामदीद करते हैं प्रोग्राम में। और हमारे आज के चौथे मेहमान हैं साहिल इकबाल साहब, जो कि यहाँ के एक बडिंग जर्नलिस्ट हैं, रिपोर्टर है एक नेशनल टीवी के। साहिल साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया और खुशामदीद प्रोग्राम में। तो बहरहाल हम सबसे पहले बिलाल बशीर साहब के पास जाएंगे। बिलाल साहब, आपको क्या लगता है कौन से ऐसे अनाज़र हैं जिनकी वजह से हमारी कश्मीर का यूथ, हमारा नौजवान जो है, ज़हनी उलझनों का शिकार बनता जा रहा है? थैंक यू फॉर हैविंग मी। फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल कम टू योर पॉइंट। आपने WHO की बात की। WHO की रीसेंट स्टेटमेंट ये है कि उन्होंने हाल ही में जो स्टेटमेंट दिए वो बहुत ही अलार्मिंग है। उसमें कहा गया है कि आने वाले दिनों में ये जो साइकेट्रिक डिजीज़ है इसमें बहुत ज़्यादा हद तक इजाफा हो सकता है। बिकॉज उसकी वजह यह है कि कोविड तो एक मेन वजह है। दूसरा ये है कि कोविड की वजह से जो उसकी वजह से जो डायमेंशंस फिर हो गई, उसकी वजह से अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गया। तो उसमें उन्होंने स्टेटमेंट में ये वाज़ेह तौर पर कहा है कि आने वाले दिनों में इसके बहुत ज़्यादा असरात हमें देखने को मिल सकते हैं। बिल्कुल। तो इसी तनाज़ुर में अगर हम अपनी दुनिया के हिस्से की बात करें तो हमने यहाँ पर भी देखा कि यहाँ पर भी लोगों में ख़ास तौर पर सिर्फ नौजवानों में नहीं बल्कि नौजवानों से बड़े जो उम्र में हैं उनमें भी ये पाया जा रहा है कि वो साइकेट्रिक डिजीज़ में मुब्तला होते जा रहे हैं। इसकी एक वजह ये है कि सबसे पहले अगर हम रूट कॉज में जाए तो टिल 1980s तक यहाँ पर ये मैं WHO की रिपोर्ट के मुताबिक कहता हूँ, आज ही मैंने पढ़ा शायद कहीं पर, उसमें ये बयान किया गया है कि टिल 80s तक का जम्मू कश्मीर में 1 लाख में से सिर्फ 0.2 पीपल को साइकेट्रिक डिजीज़ हुआ करती थी टिल 80s तक। लेकिन 80s के बाद ऐसा एक टर्न आउट हो गया कि ये जो तादाद है ये बढ़ गई। आज की तारीख में अगर हम देखें कि 1 लाख में से तकरीबन 22 से 24 तक जो अफराद है वो इस ज़हनी दबाव के शिकार हो गए। अब हमें देखना है कि जम्मू कश्मीर में ये तादाद इतनी मतलब ऊंचाई तक एकदम से कैसे पहुंच गई। इसकी भी एक वजह है कि यहाँ पर हमारी जो सबसे बड़ी अहम वजह है वो है यहाँ की सियासी उथल पुथल, जो आए दिन मतलब किसी दिन ऐसे होती है तो दूसरी बदलती रहती है। तो एक वजह ये है। दूसरी वजह ये है कि हमारे यूथ उसकी वजह से डिप्रेशन में जाते हैं कि, और सबसे बड़ी अहम बात यह है कि हमारी दुनिया का जो ये हिस्सा है जम्मू कश्मीर, यहाँ पर हमारा नौजवान ज़्यादातर न्यूज़ से मुंसलिक होता है। पहले ज़माने में ऐसा होता था कि जब बच्चे उठते थे तो मौलवी साहब यहाँ पर ये मेरी बात को आगे जाके सेकंड करेंगे। पहले ज़माने में ऐसा होता था कि कुरान शरीफ की तिलावत होती थी या कोई बड़े बुज़ुर्गों के साथ बैठना उठना होता था, सुबह के वक्त चाय पर फैमिली के साथ गुफ्त शनीद होती थी। लेकिन अब ये हो गया है कि जब हम सुबह उठते हैं हम सबसे पहले मोबाइल उठाते हैं हाथ में, और मोबाइल में हमें क्या मिलता है कि वन यूथ किल्ड
हम न्यूज़ देखते हैं, न्यूज़ में भी ऐसा ही। मेरे कहने का मकसद ये है कि जब भी हम न्यूज़ की तरफ तवज्जो होते हैं तो हमें वहाँ से ऐसी खबरें मिलती हैं, कभी कभार फेक न्यूज़ भी मिलती है, तो उससे हमारे डिप्रेशन में ज़्यादा इजाफा होता है। मेरे ख्याल से, मेरे ओपिनियन में ये सबसे बड़ी अहम वजह है। जी, तो खुर्शीद साहब, आपके पास जाने से पहले मैं अपने नाज़रीन को बताऊं कि शायद हमारे नाज़रीन ये सोचते होंगे कि ऐसे प्रोग्राम में ज़रूर यहाँ पे कोई साइकोलॉजिस्ट होना चाहिए, कोई साइकेट्रिस्ट होना चाहिए। आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए नाज़रीन, ये प्रोग्राम है नौजवानों की बात, नौजवानों के साथ, और हम इसमें कोशिश करते हैं कि नौजवानों के मुतालिक, सोसाइटी के मुतालिक, और नौजवानों से ही उनकी ओपिनियन ले, उनका जो रिएक्शन ले। तो इसलिए हम प्रेफर करते हैं इसमें नौजवानों को ही लाने की, और वक्तन फ़वक्तन हम डॉक्टर्स के लिए हमारा अलग प्रोग्राम है जिसमें हम डॉक्टर्स को मदऊ करते हैं। तो खुर्शीद साहब, हम आपकी तरफ आएंगे। आप क्या समझते हैं, हमारा नौजवान हमारा मुस्तकबिल, हमारा नौजवान कल का सरमाया है, लेकिन जब हम कश्मीर की बात करते हैं कि हमारा नौजवान खुदकशी करता है, जब हम कश्मीर की बात करते हैं तो हमारा नौजवान ज़हनी तनाव का शिकार हो रहा है। हमारे मदारिस, हमारे स्कूल्स, हमारे कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ या मुआशरे का ओवरऑल अगर हम बात करें, क्या रोल बनता है? क्या कहीं ना कहीं हमारी कोताही है कि जिस वजह से ऐसे अनासर हमें देखने को मिलते हैं और हम अपना फ्यूचर खो बैठते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने मुझे दावत दी। ये एक बड़ा अहम सवाल है जो आपने हमसे किया कि कश्मीर में यूथ डिप्रेशन की शिकार है, और बड़ा हसास सवाल भी है। मैं समझता हूँ जो मेरे बरादर ने इस कुछ इशारे किए हैं, बड़े अहम इशारे हैं ये भी है। एक वजह है डिप्रेशन की, यहाँ की बढ़ती बेरोजगारी। जी, मैं आपको याद दिलाऊं, कुछ वादे किए गए थे हमसे, इतनी नौकरियां होंगी, ठीक। पढ़े लिखे तबके के जो अफराद हैं, जो पीएचडी स्कॉलर हैं, जो डॉक्टर्स हैं, जो इंजीनियर्स हैं, आज क्या है वो तो बैठे हैं। ये भी एक इस रीजन है। जी, दूसरा रीजन है जो कश्मीर के सियासी हालात हैं। ये बड़ा एक अहम मौजू है और बड़ा हसास मौजू है। हमें नहीं भूलना चाहिए इस हकीकत को, ये एक हकीकत है। कश्मीर में दीन से दूरी, ये दूसरी वजह है। अगर मैं इस आपके सवाल का कुरानी तनाजुर में जवाब दूं तो ये है, अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्माइन्नुल क़ुलूब। बेशक, सुभान अल्लाह। सवाल करने वाला सवाल कहता है, क्या आपको दिल का सुकून चाहिए? क्या आपको चैन की जरूरत है? तो आओ, कुरान कहता है कि अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्माइन्नुल क़ुलूब। आप कुरान की तिलावत कीजिए, आपको दिल का सुकून मिलेगा, दिल मुनव्वर हो जाएगा, ठीक। आप इस्लामी लिटरेचर का मुताला कीजिए, आप तफसीर का मुताला कीजिए, आप अहादीस मुबारका का मुताला कीजिए, ठीक, आपको सुकून मिलेगा। ये मैं महसूस कर रहा हूँ। ये आपके इस सवाल का कुरानी तनाजुर में जवाब है। और अपने नाजरीन को मैं ये बताता चलूँ कि जब भी आप सोचने में लगें, आप ज़रूर अपने आप को एंगेज करें, पढ़ाई के साथ, खेल कूद के साथ भी। हमारे जो आइमा मसाजिद हैं या उलमाए किराम हैं, शायद वो इस बात की इजाज़त दें, मगर कश्मीर के हालात कुछ और ही हैं और कुछ और ही तकाजा करते हैं। मैंने पिछले साल एक मौजू पढ़ा ग्रेटर इसमें कश्मीर उज़्मा में, उसमें ये भी आया था कि कश्मीर में इसमें रुझान बढ़ता जा रहा है डिप्रेशन का, मगर एक वजह है सियासी उथल पुथल, ये भी एक वजह है। और अब चलिए, कश्मीर में मैं आपसे परसों भी कह रहा था कि एक दौड़ के पीछे हम हैं, और उसी दौड़ को हासिल करने के लिए, उसमें जीत दर्ज करने के लिए हम किसी हद तक भी जाते हैं। जी जी। तो खुर्शीद साहब आपके पास फिर से आएंगे। तो इरफान साहब, आपको क्या लगता है, क्या समझते हैं आप एक जर्नलिस्ट हैं, रिपोर्ट ग्राउंड ज़ीरो की रिपोर्ट आप करते हैं, और कई सारी स्टोरीज़ आपने भी शायद की होगी कि देखा होगा कि जो सुसाइड के केसेज राइज हो रहा है, यहाँ पर मेंटल डिप्रेशन का नौजवान शिकार हो रहा है, आप इसको कैसे समझते हैं, क्या वजूहात मानते हैं आप? इमरान साहब, पहले मैं आपका शुक्रिया करना चाहता हूँ कि आपने हमें मदऊ किया अपने प्रोग्राम में।
تو سب سے جو بڑی پرابلم یہاں پر ہمیں دیکھنے کو ملتی ہے کہ ہم روز بروز سوسائٹس کے کیس دیکھ رہے ہیں. یہاں پہ سب سے جو زیادہ جو مجھے لگ رہا ہے وہ ان امپلائمنٹ کرائسس ہیں, جو کہ ایک رپورٹ ہے جو پچھلے سال ہم نے ایک سٹوری بھی اس پہ کی تھی, اس کے ریلیٹڈ گورنمنٹ سے ہم نے وہ فگرز لے لی. اس کے مطابق یہاں 2.5 لاکھ سے زیادہ ایجوکیٹڈ یوتھ ہیں, اور اس میں 1.5 لاکھ سے زیادہ پی جی اور پوسٹ گریجویٹس, پی جی اور پی ایچ ڈی اسکالرس ہیں. تو یہ آپ دیکھ لیجئے کہ ریسنٹلی جو گورنمنٹ کی دو جاب نوٹیفیکیشن نکلی تھی, اس میں یہ کہ کلاس 4 کے لیے یہاں کے لڑکوں نے جس میں 12th سب سے زیادہ ہائیسٹ کوالیفیکیشن تھی, اس کے لیے 5.5 لاکھ لڑکوں نے اپلائی کیا. جو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ان امپلائمنٹ کرائسس یہاں کتنی ہے. اور جو دوسرا میں پوائنٹ آپ کو بتا رہا ہوں یہ ہے کہ لوگ جب سے یہ انٹرنیٹ آیا ہے اس کے 2 فائدے ہیں, فائدہ بھی ہے نقصان بھی ہے. اور یہ نقصان یہ ہے کہ لوگ زیادہ سیلف آئسولیٹ ہو رہے ہیں. اگر 5 فیملی ممبرس ہیں, یہ الگ الگ شام کو الگ الگ ورچوئل تھنگس میں لگ جاتے ہیں, ورچوئل چیٹنگس میں لگ جاتے ہیں اور اپنے آپ کو بھول جاتے ہیں ہم کہاں. مطلب آپ اس کو یہ جو ایڈوانسمنٹ ہے انٹرنیٹ آپ یا سوشل میڈیا کے, سوشل میڈیا پہ آپ دیکھ سکتے ہو کہ ہم زیادہ تر اسپینڈ اپنے ورچوئل فرینڈس کے ساتھ کر رہے ہیں. ایگزیکٹلی, جو کہ مولوی صاحب نے بھی بتایا ابھی کہ ہم جو اپنی جو خودی ہے اس کو بھول جاتے ہیں. ہم جو اپنے مسائل ہیں وہ اپنے ماں باپ کو نہیں بتاتے بلکہ دوسرے لوگوں کو بتاتے ہیں. اپنے اسٹیٹس رکھتے ہیں یا فیس بک پہ وہ شیئر کر لیتے ہیں. اس سے ہمیں کیا ملتا ہے, وہ ایک 5 منٹ کا سکون مل جاتا ہے, پھر وہی بات ہو جاتی ہے کہ آپ پھر سے اسی پوائنٹ پہ آ جاتے ہو جہاں سے آپ اسٹارٹ کر رہے ہو. اور دوسرا یہ کہ تیسرا پوائنٹ یہ ہے کہ یہاں پر پولیٹیکل ٹرمائل جو ان حضرات نے فرمایا کہ پولیٹیکل ٹرمائل کشمیر میں رہا ہی ہے. بالکل, دیکھو آپ اپنا موبائل جب صبح سے کھولتے ہیں تو یہاں پہ انکاؤنٹر سٹارٹ ہو جاتا ہے. ہماری جو مارننگ سے وہ انکاؤنٹر سے سٹارٹ ہو جاتی ہے, اور ہماری جو شام کا وقت ہو جائے اس سے وہ فنرلز پہ ہو جاتے ہیں. بالکل, تو اب شام کو پھر کووڈ کا بھی آ جاتا ہے کہ اتنے بندے مر گئے. ایک ٹینشن سا بنا ہوا ہے. اس ماحول سے آپ باہر بھی نہیں نکل سکتے ہو کہ ہمارے جب بھی آپ ہمارے اسٹوڈنٹس باہر جاتے ہیں وہ اپنے جو خیالات ہیں ان کا اظہار کرتے ہیں, وہاں پر وہ ٹارگٹ بن جاتے ہیں. تو غرض یہ کہ ہمیں وہ موقع نہیں ہے. مطلب ہماری جو پولیٹیکل جو جتنی بھی گورنمنٹس آئی ہیں, چاہے وہ این سی ہو, پی ڈی پی ہو یا کانگریس ہو یا ابھی بی جے پی ہو, کوئی بھی گورنمنٹ ہو, ان سب نے کشمیری قوم کو یا جو جموں کے یوتھ ہیں ان کو نیگلیکٹ کیا ہے. اور کہیں نہ کہیں یہ ایک بڑا گیپ, یعنی کہ عرفان صاحب آپ کا کہنا ہے کہ یہاں کی جو حکومتیں جو بھی رہی ہوں وہ یہاں کے جو نوجوانوں کا دل ہے وہ جیت نہیں پائی ہے. اور ایک پوائنٹ میں ایک ایڈ اس میں کرنا ہے, جو ہماری یونیورسٹیز ہے یہاں پر, یونیورسٹی جتنی بھی ہیں, چاہے وہ کشمیر یونیورسٹی ہو یا سینٹرل یونیورسٹی یا کوئی کلسٹر یونیورسٹی ہے, وہ ایگزام جو کنڈکٹ نہیں کر پا رہے. اس وجہ سے پھر وہ ڈیلے ہو جاتے ہیں ایگزامز. وہ 4 سال کا کورس 8 سال میں آپ کا پہنچ جاتا ہے. اس وجہ سے ایک ڈیلیما بن جاتا ہے اسٹوڈنٹس کے مائنڈ میں, وہ اس حوالے سے وہ ڈپریشن بڑھ جاتا ہے. ساحل صاحب آپ بتائیے, جو مینٹل ڈپریشن کی جب ہم بات کرتے ہیں, کیا آپ اس چیز کو کیسے سمجھتے ہیں جو ہماری سوسائٹی ہے, ہماری سوسائٹی ابھی ان اویئر ہے اس مینٹل ڈپریشن یا ذہنی تناؤ کی جب ہم بات کرتے ہیں, اس ورڈ کے متعلق یا اس مرض کی جب ہم بات کریں, اس سے ابھی ہماری سوسائٹی بخوبی واقف نہیں ہے, تبھی جا کے اتنے ہمارے گھروں میں یہ کیسز بڑھتے جا رہے ہیں. کیا لگتا ہے آپ کو؟ جی بالکل صحیح ہے, جیسے باقی حضرات نے ابھی فرمایا. سب سے پہلے تو میں کے این پی کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ وہ اس طرح کے پروگرامز جو ہے ان کا انعقاد کر رہے ہیں. یہ ایک بہت اچھی پہل ہے. تو اب اگر بات ہم ڈپریشن کی کریں تو کشمیر کی اگر ہم بات کریں تو آپ دیکھیں یہاں پر حالات خراب ہیں, یہاں پر ان امپلائمنٹ ہے, یہاں پر پورٹی اب بڑھتی جا رہی ہے, کیونکہ ہمارے جو حالات ہیں ہر دن یہاں پہ ہڑتال ہوتے ہیں, بند ہوتی ہیں, اب بسیں نہیں چلتی ہیں, دکانیں نہیں کھلتے ہیں, نہ کاروبار چلتا ہے. تو اس لحاظ سے جو ہماری جو عوام ہے وہ کہیں نہ کہیں غریبی کی جو سطح ہے اس سے نیچے آتی جا رہی ہے, اس میں اضافہ ہی ہوتا جا رہا ہے, اس سے وہ نکل نہیں رہی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اب ہم حال ہی میں جب ہم انکاؤنٹرز وغیرہ دیکھتے ہیں, یہ بھی ایک اس پہ ایک دوسرا مطلب نمک کا کام کرتی ہے, پہ نمک چھڑکنے کا کام کرتی ہے. اب تیسری بات جو میں نے پرسنلی آبزرو کی وہ یہ ہے کہ جو ذہنی مریض ہمارے کشمیر میں زیادہ بڑھ رہے ہیں, ان میں زیادہ تعداد اگر ہم دیکھیں تو وہ پڑھے لکھے نوجوان جو ہیں وہ ان میں شامل ہو رہے ہیں. اگر ہم جو میں نے پرسنلی آبزرو کیا ہے
وہ یہ چیز ہے کہ اگر کوئی نوجوان بچپن سے ہی یا اپنی جو تھوڑا سا وہ بالغ ہوتا ہے تو وہ ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ اس کو پڑھنا ہے، یا دوسرا ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ اس کو کوئی بزنس کرنا ہے یا مزدوری یا کوئی بھی اپنا پیشہ وہ چن لیتا ہے. جو پیشہ چننے والا نوجوان ہوتا ہے وہ کسی نہ کسی طرح اپنا سروائیول جو ہے وہ کر لیتا ہے. تو اگر ہماری ایج کا جو بندہ ہے جو ہمارے ساتھ پڑھا لکھا ہے، جو ہمارے ساتھ اٹھا بیٹھا ہے، پھر بعد میں انہیں پڑھنا لکھنا چھوڑ دیا اور وہ اپنے کاروبار میں لگ گئے، تو آج کی ڈیٹ میں اگر ہم ان کو دیکھتے ہیں تو وہ ہم سے بہتر ہیں. ان کی شادی ہوگی، ان کے بچے ہوں گے، یا ان کا گھر بار ٹھیک سے چل رہا ہوگا، ان کا مکان ہوگا. تو اگر ہم پھر جو پڑھے لکھے نوجوان ہیں اگر وہ اپنے آپ کو اس ٹائم پہ دیکھتے ہیں تو وہ دیکھتے ہیں کہ ان کے ہاتھ میں فی الحال کچھ بھی نہیں ہے. ایک خالی ڈگری ہے ان کے ہاتھ میں جو وہ لے کر ہر آفس در بدر پھرتے رہتے ہیں کہ کہیں سے کوئی چارہ ہو جائے، کسی طرح سے ان کو مطلب روزگار مل جائے تاکہ وہ اپنا جو ہے وہ زندگی کا سفر جو ہے وہ شروع کرے. تو یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں ایک ڈفرینس ہے. وہ لوگ کہاں سے کہاں پہنچ گئے ہیں جو پڑھائی نہیں کر رہے ہیں، اور جو پڑھ رہے ہیں، جو عوام کے لیے خدمت گزار بننا چاہتے ہیں، ان کے لیے پڑھ کر کوئی ڈاکٹر بننا چاہتا ہے، انجینئر بننا چاہتا ہے، یا کوئی کسی بھی فیلڈ میں جانا چاہتا ہے، وہ پڑھتا ہے. تو لیکن اس کو اس پڑھنے کے عوض صرف دھکے ہی ملتے ہیں ایک آفس سے دوسرے آفس. تو وہ مجبور ہو جاتا ہے، پھر وہ سوچتا ہے اپنی جگہ پر کہ دیکھیں میں نے اگر اتنی محنت کی، میرے اس میں پیسہ لگا، یہیں سے میرے گھر والوں نے میری پڑھائی کی، پیسے کسی فیملی انکم اس طرح سے نہیں ہوتی ہے، وہ لون لیتا ہے یا قرضہ کسی سے لیتا ہے، وہ یہ سب چیزیں کر کے وہ اپنے بچوں کو جو ہے پڑھاتا ہے. تو آگے چل کر وہ دیکھتا ہے کہ ہم نے اتنی ساری محنت کی، ہم نے اتنا سارا پیسہ وغیرہ اس پہ خرچ کیا، تو اس کا ہمسایہ جو ہے جو مزدوری کر رہا ہے یا کوئی اور کام کر رہا ہے جس نے بالکل بھی پیسہ خرچ نہیں کیا، وہ اس کا ایک سٹیٹس الگ سے بن گیا ہے. اور یہ بیچارہ جو ہے یہ 20 سال 25 سال یا 30 سال کی ایج میں ہے، اور ابھی اس نے اپنا کاروبار اپنی لائف کا جو پہلا سٹیپ ہے وہ بھی کراس نہیں کیا ہے. تو یہ چیز میرے خیال سے جو ہے ڈپریشن جو زیادہ بڑھ رہا ہے اس میں یہ بالکل فرمائیے. بدقسمتی سے ہمارا ایک ٹیگ رہا ہے، وہ یہ ہے کہ ذہنی تناؤ کی وجہ بے روزگاری، یہ چلتا رہتا ہے. لیکن جو بنیادی وجہ ہے کہ بے روزگاری کیوں ہے، اس کی وجہ کیا ہے، اس کا روٹ کاز کیا ہے؟ دراصل اس کی اگر میں جموں کشمیر کی بات کرتا ہوں، جموں کشمیر میں اس کی وجہ ہے نیپوٹزم، اور دوسری چیز ہے کرپشن. ہمارے یہاں تو پرائیویٹ سیکٹر نہ ہونے کے بعد بالکل اب گنے چنے کچھ ادارے ہیں، اس میں سے ہم جموں کشمیر بینک کی بات کرتے ہیں. جموں کشمیر بینک میں اتنا بڑا اسکیم نکلا ہے، یا پھر ہمارے آج ڈاکٹرز بن رہے ہیں، اس میں بھی ہمارا وہ بھی اسکینڈل ہے. غرض یہ ہے کہ ہر شعبے میں ہمارا کوئی نہ کوئی اسکیم ہے، اسکینڈل ہے. تو اس سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ جو یہ بے روزگاری ہے یہ ہمارے جو حزبی اقتدار میں جو لوگ ہیں ان کی دین ہے، براہ راست ان کی دین ہے. اور بڑے بڑے وعدے کیے، نئی دلی سے بھی وعدے کیے گئے کہ ان کو پکڑا جائے گا، ان کو کس کیا جائے گا وغیرہ وغیرہ، وہ محاورے. تب بلال صاحب جہاں تک میں آپ کو سمجھ رہا ہوں، ریڈ کیا میں نے آپ کو، جہاں تک میں نوٹس کر رہا ہوں آپ کے ریئیکشن کو، کیا آپ کا کہنا یہ ہے کہ جہاں جو بھی لوگ یہاں پہ اقتدار میں رہیں انہوں نے یہاں کی یوتھ کو ایکسپلائٹ کیا ہے؟ آف کورس بالکل صحیح ہے. میرے نظر میں ایسے کچھ جو بہت ہی برائٹ یوتھ تھے تو ان کے ساتھ استحصال ہو گیا. وہ اگر مستحق تھے نوکریوں کے لیے جموں کشمیر بینک کے لیے یا کسی دوسرے ادارے میں، وہاں نیپوٹزم ہو گیا. میں اس میں کوئی خوف نہیں کھاؤں گا. بالکل اس کی وجہ تو بنیادی وجہ یہ ہے ہمارا ذہنی کفت کو دور کرنے کے لیے کھیل کود ضروری ہوتا ہے. ہمارا جموں کشمیر کرکٹ اسکینڈل ہے، اس میں بھی تو 113 کروڑ کا اسکینڈل ہوا ہے. تو خورشید صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں قانون نافذ کرنے والے اداروں کا کیا رول بنتا ہے؟ منشیات میں اضافہ ہو رہا ہے، یہ جب مینٹل ڈپریشن کا شکار بن جاتا ہے تو پھر یہ مجرم بن جاتا ہے. جب یہ مینٹل ڈپریشن کا شکار ہو جاتا ہے ہمارا نوجوان تو پھر کل کو یہ سوسائڈ کرتا ہے. تو آپ کو کیا لگتا ہے؟ دیکھو میں سب سے پہلے یہ کہوں گا کہ انہیں سب سے پہلے اپنی انا پرستی کی چھٹی کرنی پڑے گی. یہ سب سے بڑی وجہ ہے جی کہ وہ انا پرست بنے ہیں. جو ہمارے اقتدار میں بیٹھے ہیں، ہمارے جو کیا کہتے ہیں ان کو اقتدار میں بیٹھے حکام بالا ہے، انہیں سب سے پہلے اپنے انا پرستی کی چھٹی کرنی پڑے گی اور انسانیت کے لیے اور کشمیریت کے لیے کام کرنا چاہیے. اگر وہ چاہتے ہیں کہ کشمیر پھلے اور پھولے، ٹھیک، بالکل، انہیں
24 घंटे 24/7 काम करना पड़ेगा यहाँ, ये मैं समझता हूँ। अगर हम इसको इस्लामी तनाजुर में देखेंगे तो हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह रात भर नहीं सोते थे, सुभान अल्लाह, वो रात भर नहीं सोते थे, वो रात को ही आवाम के लिए काम करते थे। और तारीख गवाह है, और यहाँ तक कि फिर इन हुक्मरानों ने कहा कि अगर तुम्हें अपनी हुकूमत चलानी होगी तो हज़रत उमर फारूक को देखकर चलानी होगी। ये जो पुलिस है, इसका काम था ये जो सोशल इवल्स हैं, चोरी डकैती बाकी चीज़ जो है, इनकी नकील कसना। मगर जब हम अंदर जाकर देखते हैं, एक तो अंदर जाकर जब हम देखते हैं, वहां क्या है, वहां पैसों की बुनियाद पर इन्हें छोड़ा जाता है। तो जो मेरे भाई ने इशारा किया करप्शन, यह भी एक वजह है। अब मैं अपने नाजरीन को यह बताता चलूं कि हमें इस बहरान से निकलना है, हमें इस डिप्रेशन से निकलना है। सबसे पहले काम जो हमारे टॉपर्स हैं, जो हमारी क्रीम है, उन्हें चाहिए कि वो छोटे छोटे प्रोग्राम करे, कैरियर काउंसलिंग गाइडेंस प्रोग्राम। मैं एक बात ये भी ऑब्जर्व कर रहा हूँ अपनी जगह कि जो हमें 10th और 12th का जो प्रोडक्ट होता है, जो बेच होता है, उन्हें जमा करें और उन्हें उनके सामने ये गाइडेंस प्रोग्राम रखें, ठीक। फिर अपने पेरेंट्स वो उन्हें फोर्स ना करें कि तुम्हें मेडिकल ही पकड़ना है, ये भी एक वजह है। उसका बच्चा डॉक्टर बन गया, मेरा बच्चा नहीं बना, तो वो जो जिस बच्चे के अंदर वो स्पिरिट नहीं होती है डॉक्टर बनने की, वो चाहता है कि मैं उर्दू में PhD करूं, उसकी उर्दू स्ट्रांग है, मगर घर वाले हमसायों को देखकर उसे किस में मेहनत करनी पड़ती है, मेडिकल में, फिर जाकर वो अच्छा नहीं करता है। ये भी एक वजह है। जो बच्चा जिसमें जाना चाहता है, जो जवान जिसमें जाना चाहता है, उसको उसी अंदाज में आप इस्तेमाल करें और उसी अंदाज में परखने की कोशिश करें। एक पॉइंट में ऐड करना चाहता हूँ, मैं भूल गया था। जो एक पॉइंट है यहाँ पे इम्पोर्टेंट है, हमारे जो कश्मीर वैली की खास तौर में बात करूँगा, यहाँ पे लेट मैरिजेस होती है, जबकि अगर आप दूसरी स्टेट्स का देखें तो वहाँ पर थोड़ा जल्दी मैरिज होती है। यहाँ पर आप 35 जब हो जाते हैं तब घर वाले सोचते हैं कि मैं सोच खाना करूँ, तो ये बड़ा एक अलमिया है हमारी सोसाइटी, डिस्पाइट वी आर मुस्लिम, वी आर, तो ये इसकी तरफ ध्यान हमें जाना चाहिए। क्योंकि हमारे, मैंने पिछली बार भी इसलिए स्टोरी की थी, अराउंड 35,000 यहाँ पर जो श्रीनगर और बड़गाम की ये 2 डिस्ट्रिक्ट थे जिसमें 35,000 से ज्यादा अभी तक हमारी जो बहनें हैं उनकी शादी नहीं हुई, वो लेट उनकी जो मैरिज उम्र है वो अभी चली गई है। तो इसके लिए सोसाइटी भी जिम्मेदार है और हमारी जो ये जो सोसाइटी से वो भी जिम्मेदार है इसके लिए। साहिल साहब, इंटेलेक्चुअल यूथ जो है उसका क्या रोल बनता है मेंटल डिप्रेशन के हवाले से? देखिए, इंटेलेक्चुअल जो यूथ है, फिलहाल तो मैं अगर कश्मीर की बात करें, यहाँ पे इंटेलेक्चुअल यूथ जो है वो सबसे पहले इस चीज़ का शिकार है। तो अगर हम इंटेलेक्चुअल जो ज़ाहिरी मायने में इंटेलेक्चुअल जिसको हम कहेंगे, अगर उनकी हम बात करें तो उनको मिलजुल के इस तरह के प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज करने चाहिए, लोगों तक पहुंचना चाहिए। खासकर हम अगर देहात की बात करें, देहात में पहुंचना चाहिए, क्योंकि ज़्यादातर जो हम देखते हैं देहाती लोग जो होते हैं वो इस चीज़ का ज़्यादा शिकार होते हैं, क्योंकि देहात से जब निकलकर वो गांव में श्रीनगर सिटी तरह के प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज करें, ये उन्हें अवेयरनेस प्रोवाइड करें कि किस तरह से आप इस चीज़ से निकल सकते हैं। और जैसे अभी इमरान साहब ने बात की कास्टिज्म की, तो यहाँ देहात का हम अगर हम सिटी में आते हैं तो यहाँ कास्टिज्म वहाँ पे देखा जाता है, यहाँ देखा जाता है कि ये गांव से आया है, तो जो गांव का है उसे ज़्यादा कम प्रेफरेंस दी जाती है, रेसिज्म जिसे कहते हैं, उसे कम प्रेफरेंस दी जाती है। या अगर कोई निचली कास्ट का है, कोई दूसरी कास्ट का है, उससे निचली जो है ना पोजीशन उसे दी जाती है। तो इसका मतलब ये कि कहते हैं ना वो इस घर को आग लगी है घर के चिराग से, बिल्कुल। तो ये अगर इंटेलेक्चुअल्स की बात करें हमें, तो उनको ये चीज़ें शर्म करने की ज़रूरत है कि कास्टिज्म, रेसिज्म, इस चीज़ को छोड़कर अगर वो आगे सामने आना चाहते हैं तो मुझे लगता है सबसे बड़ा रोल उन्हीं का होगा इस चीज़ से लोगों को निकालना। से उनकी मैसेज देंगे चलते चलते। सबसे पहले मैं कहूँगा कि डिप्रेशन क्या है, व्हाट इज इट डिप्रेशन, अगर शॉर्ट टर्म में बताया, इट इज़ पेन, एगोनी, स्ट्रेस, ये है। इसको ट्रांसफ़र करना है ऑनर एंड डिग्निटी में,
वो हम सब की, नौजवानों की सबकी जिम्मेदारी है, जिस तरीके से भी आए। आप फेसबुक पोस्ट से कीजिए, ट्विटर पोस्ट से कीजिए, अपने कॉलम से कीजिए, आर्टिकल से, व्हाटएवर, जिस शोबे में आप माहिर हैं उस शोबे से कीजिए। वो डिग्निटी और ऑनर वापस देना है, क्योंकि जो डिप्रेशन में चला जाता है उसको मायूसी होती है कि मैं अब वापस नहीं आ सकता हूँ। वो डिग्निटी और ऑनर उसको देना है। तो बिलाल साहब, आपकी मैसेज हमें चाहिए। आप एक जर्नलिस्ट हैं, आप एक एडिटर इन चीफ हैं, आप मैसेज इस हवाले से दीजिए जो यहाँ की जो हुक्मरान है, यहाँ के जो हुक्मरान है, यहाँ की जो गवर्नमेंट है, वो क्या रोल प्ले कर सकती है डिप्रेशन को आउटकम करने में, सोसाइटी को बेहतर बनाने, क्या करना चाहिए उनको? नहीं, उसके लिए ज़रूरी है कि काउंसलिंग, जैसे कि इन भाइयों ने भी कहा कि उसके लिए काउंसलिंग सेंटर्स लाजमी है कि वहाँ पर काउंसलिंग हो जाए। इन्होंने कहा देहातियों को ज़्यादा होता है, और हाँ भी बिल्कुल सही है, लेकिन देहातियों का ज़्यादातर आना श्रीनगर में होता है। किसी न किसी वजह से तो वो श्रीनगर आते हैं, ज़्यादा ज़रूरत है श्रीनगर में की। और ये बात भी नहीं है कि श्रीनगर के लोगों में डिप्रेशन है, उनमें ज़्यादा डिप्रेशन है। फिर भी आपके पास ज़मीनें हैं, जायदादें हैं, हमारे पास तो कुछ भी नहीं रहा है। अब हमारे पास तो नौकरियाँ भी नहीं। आप गवर्नमेंट रिकॉर्ड देखिए, वो अगर ज़मीनें जायदाद होने के बावजूद भी अगर कोई गाँव से ज़मीनी जायदाद होने के बावजूद भी अगर गाँव से कोई श्रीनगर में आता है तो उसे समझा जाता है शायद ये वो झाड़ू लगाने वाला है, झाड़ू पोछा लगाने वाला है, कभी कदर नहीं, चाहे वो ऐसी बात नहीं है, बिल्कुल नहीं। ब्यूरोक्रेसी में तो माशाल्लाह देहाती ही है, अभी मतलब मेजॉरिटी उनकी है। हमारे पास तो अब MBBS नहीं कर सकते, क्योंकि आज तो 20 लाख 30 लाख 40 लाख लगते हैं MBBS के। हम कहाँ से ज़मीन कनाल भेजेंगे और फिर वो उसमें कर देंगे? वो मैंने परसों दिखा था, उस पर छोटा मोटा डिबेट हो गया था। इसलिए हुकूमत पर लाजमी है कि जो भी हुकूमत में है वो काउंसलिंग सेंटर्स खोले, और यूथ रिलेटेड जो प्रोग्राम है वो उनको फ़रोग देने की ज़रूरत है। इस सवाल का जवाब मैं बताता हूँ चंद अल्फाजों में। सबसे पहली बात कि वो गैर जिम्मेदाराना बयानबाजी ना करें, ठीक? वो कश्मीरियत को सामने रखकर, इंसानियत को सामने रखकर ही कोई स्टेटमेंट इशू करें। देखो, ये कहना है कि हम खुश हैं, हमारे नौजवान खुश हैं, मैं उनकी सोच पर मातम ही किया जा सकता है। और कश्मीर को उनके घर ताज़ियत के लिए जाना चाहिए। यहाँ कोई खुश नहीं है, अंदर ही अंदर से हम घुल जा रहे हैं, सड़ रहे हैं। खोली साहब, मैं इसका जवाब देता हूँ। हमें चाहिए, उन जवानों को चाहिए जो इस डिप्रेशन के शिकार हैं, सबसे पहले वो मुताला में अपने आप को मशगूल करें। जब भी उन्हें कोई इस किस्म की शिकायत महसूस होने लगे कि वो अपने आप को बिजी रखें, किसमें? स्टडी में, वो तालीम में अपने आप को मशगूल रखें और शुक्र अदा करें अल्लाह का, ठीक है? और हुकूमत से मैं ये गुजारिश करूंगा कि वो ऐसे स्टेटमेंट्स इशू ना करें जिससे कश्मीरियों के जज्बात मजरूह हों। सबसे बड़ी बात है, हर कोई आज जानता है, आज कोई जो हमारी लिटरेसी रेट है वो ज्यादा डाउन भी नहीं है, इतनी डाउन भी नहीं कि हम कोई स्टेटमेंट समझ नहीं पाए। हम तो समझते हैं। समझिए खुर्शीद साहब, चलते चलते उलमा, मदारिस जी, वालिदैन जी, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज में पढ़ाने वाले जो उस्ताद किराम है, मजमूई तौर पर मुख्तसर बताइए इनकी क्या जिम्मेदारी, इनका क्या रोल, इनकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है आउटकम करने में मेंटल डिप्रेशन को कश्मीर के हवाले से? सबसे पहले ये प्रोग्राम का इनेकाद करें, उसमें किसी अच्छे शख्स को दावत दें जी। तो वो कैरियर काउंसलिंग गाइडेंस प्रोग्राम जो मैंने शुरू में कहा था, उनका इनेकाद करें ताकि हमारी जो ये जहनी तनाव बढ़ रही है इसमें थोड़ी कमी वाक़ हो जाए जी। तो इरफान साहब, आप अपनी मैसेज दीजिए। पेरेंट्स का एक बहुत बड़ा रोल है इसमें, क्योंकि पेरेंट्स ही जान सकते हैं कि इनके बच्चों को क्या है। और ये जो दूसरा पॉइंट है कि मेंटल डिप्रेशन ये एक डिजीज़ नहीं है, बल्कि ये एक स्टेज आता है हर किसी इंसान में। जब इंसान अपनी तालीम मुकम्मल कर लेता है, उसके बाद ये एम्प्लॉयमेंट ढूंढने की कोशिश कर लेता है कि मुझे कोई रोज़गार मिले। ये एक बड़ा क्रूशल स्टेज होता है कि हर किसी इंसान के, इसमें इंसान को उनको डिमोटिवेट न करे, बल्कि उनको मोटिवेट करे किसी नए बिजनेसेस में, गवर्नमेंट जॉब्स में ज़्यादा अप्लाई ना करें, क्योंकि ज़्यादातर जो ये हैं उनको बिजनेसेस में लगा या बाकी चीज़ में, उनको वो निकालें कि वो गवर्नमेंट जॉब्स का वो कीड़ा निकालें। सिर्फ गवर्नमेंट जॉब्स से आप आगे जा सकते हो। और दूसरा है कि गवर्नमेंट को भी चाहिए कि वो जो उन लोगों ने वादे किए हैं अनएम्प्लॉयमेंट यहाँ देने के लिए, जो जॉब्स किए हैं वो दें, क्योंकि अभी रिसेंटली 1000 से ज़्यादा पोस्ट उन लोगों ने विड्रा किए, बल्कि उनको और
کیسز نکالنے چاہیے جب کی یہاں ضرورت بھی ہے. اور لاسٹ میرا یہ پوائنٹ ہے کہ لا جو انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں ان کو اپنا رول پلے کرنا چاہیے, جیسے میڈیا ہے, پولیس ہے, یا باقی جو ادارے ہیں ان کو اپنا رول یہ پلے کرنا چاہیے تاکہ سوسائٹی ہماری بہتر بنے. تو سائل صاحب آپ بھی اپنی میسج دیجیے چلتے چلتے. جی عمران صاحب بالکل, میری میسج یہی رہے گی, اگر گورنمنٹ کی ہم بات کریں, جس طرح سے آپ نے کہا کہ گورنمنٹ کے کیا اپلائز ہیں, تو گورنمنٹ کے مجھے لگتا ہے کہ ان کو سب سے پہلے جو ہے یہاں پہ کشمیر میں جو ہے امپلائمنٹ جو ہے وہ بحال کرنی چاہیے. ان کو زیادہ سے زیادہ نوکریاں جو ہے لوگوں کو فراہم کرنی چاہیے. اب ضروری نہیں ہے کہ نوکریاں صرف گورنمنٹ جابس ہو, وہ پرائیویٹ ادارے بھی سیٹ اپ کر سکتے ہیں, ان کے ذریعے بھی وہ لوگوں کو جو ہے امپلائمنٹ فراہم کر سکتے ہیں, جس سے لوگ جو ہیں وہ کسی نہ کسی کام میں جٹے رہیں. دیکھیں سب سے بڑی وجہ جو ہے ڈپریشن کی وہ تب انسان میں پیدا ہوتی ہے جب انسان بیکار ہو, جب اس کے پاس کوئی کام کرنے کو نہ ہو تو وہ ایک ہی کام کرتا ہے, وہ سوچتا ہے, اور جب وہ سوچتا ہے تو وہ اس کی سوچ کی جو دائرہ جو ہوتا ہے وہ کہیں سے کہیں پہ پہنچ سکتی ہے, تو وہ اپنی سوچ میں گم ہو جاتا ہے اور اس کا نتیجہ جو یہ نکلتا ہے وہ ڈپریشن کا شکار ہو جاتا ہے. تو گورنمنٹ کو چاہیے کہ وہ یوتھ تک پہنچنے کے لیے جو ہے پروگرامز آرگنائز کرے, ان تک پہنچے اور ان کے جو مسائل ہیں ان کو دیکھیں, اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ امپلائمنٹ جو ہے وہ فراہم کریں. چلو شکریہ. تو بلال بشیر صاحب آپ کا بھی, قاضی خورشید صاحب آپ کا, عرفان یتو صاحب آپ کا بھی, اور سائل اقبال صاحب آپ کا بھی, آپ سبھی مہمانوں کا ہم بہت بہت شکریہ ادا کرتے ہیں, آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا. تو ناظرین آج ہم نے پروگرام میں بات کی کشمیر میں نوجوان نسل کا ذہنی جس طریقے سے جو ذہنی تناؤ ہے, نوجوان نسل جہاں اس کی شکار ہو رہی ہے, یعنی مینٹل ڈپریشن میں اضافہ ہو رہا ہے, اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو سوسائڈ کے کیسز ہیں یا دیگر جو ہمارے ماحول, ہمارے معاشرے, ہمارے سوسائٹی میں جو ایولز ہے, جو خرافات ہیں وہ دیکھنے کو ملتے ہیں. اور ہماری کوشش رہتی ہے کہ پروگرام میں ایسے موضوعات شامل کریں تاکہ ہماری سوسائٹی کو اس سے فائدہ ملے, اور ہمارے جو نوجوان, ہماری جو پینلسٹس ہیں, ہمارے جو یہاں کے جن کو ہم مدعو کرتے ہیں مہمانوں کو, وہ آپ تک ایک پازیٹیو میسج پہنچا. امید کرتے ہیں آپ کو آج کا ہمارا پروگرام اچھا لگا ہوگا. اگلے پروگرام تک دیجیے اپنے میزبان عمران نائکو کو اجازت. اللہ حافظ.